बहुत स्वागत। सुर्खियों के बाद बड़ी खबर के साथ शुरुआत। ग्वालियर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों ही जगह भूकंप के झटके महसूस किए गए। मध्य प्रदेश में ग्वालियर में ये झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4 के करीब रही। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक सुबह 10:31 पर ये झटके आए हैं। ग्वालियर से 28 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व का इलाका भूकंप का केंद्र रहा। बीते दिनों अफगानिस्तान में आए भूकंप के चलते प्रदेश के 4 से ज्यादा राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और अब ग्वालियर से तकरीबन 28 किलोमीटर दूर भूकंप का केंद्र रहा। और सीधे आपको लिए चलेंगे ग्वालियर। सहयोगी सुशील आपको नजर आ रहे होंगे। सुशील, ग्वालियर में भूकंप के झटके, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए, अगर बात करें तो एक ही सप्ताह के अंदर ये दूसरा मौका है जब ग्वालियर में भी भूकंप के झटके आए हैं। और इस बार जो है अभी आज सुबह करीब 10:31 पर भूकंप के झटके आए हैं। भूकंप का जो केंद्र रहा है वो ग्वालियर से दक्षिण इलाके में करीब 28 किलोमीटर दूर इस भूकंप का सेंटर रहा है। और नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने जो आधिकारिक जानकारी ट्वीट करके दी है उसके मुताबिक जो भूकंप के झटके हैं वो रिएक्टर स्केल पर 4.0 आंकी गई है उनकी तीव्रता। और जो इस भूकंप के केंद्र के साथ ही आसपास का जो इफेक्टेड इलाका इसमें बताया गया है उसमें ग्वालियर जिले के अलावा दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर और शिवपुरी, इन जिलों में भी इसका असर रहा है। जो नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने आधिकारिक ट्वीट करके जानकारी दी है। तो कहीं ना कहीं एक चिंता की बात भी है कि पिछले दिनों जब अफगानिस्तान में भूकंप आया था तो उसके हल्के झटके ग्वालियर अंचल में भी महसूस किए गए थे, लेकिन अब जो भूकंप का झटका है वो ग्वालियर में ही आया है। और ग्वालियर जो मुख्यालय है इससे करीब 28 किलोमीटर दूर इसका केंद्र रहा है। तो अब धीरे धीरे और भी जानकारियाँ निकल के आएगी कि आखिरकार ग्वालियर के अलावा आसपास के जिलों में किस तरह की क्या इससे कंपन महसूस की गई है, क्या वाकई में लोगों को इस बात का एहसास हुआ है। तो निश्चित तौर पर अब मौसम विभाग के साथ ही सभी जो एजेंसियां हैं जो भूकंप से रिलेटेड जानकारी एकत्र करती है वो लगातार इसमें सर्वे करेगी और उसके बाद जो अपडेट जानकारियां हैं वो दिल्ली केंद्र तक पहुंचाई जाएगी। जी, एक और खास बात है सुशील की मध्य प्रदेश के कुछ इलाके, छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके सेंसिटिव जोन 2 में आते हैं। ये उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन हालिया दिनों में परिवर्तन आया है। पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में 9 महीने के भीतर तकरीबन 4 बार झटके। तो यह परिवर्तन चिंता का विषय है सुशील। बिल्कुल सही बात है ललित जी। देखिए, चिंता का विषय तो है ही है। जब अफगानिस्तान में पिछले दिनों भूकंप आया था तो उसके झटके भारत के साथ ही मध्य प्रदेश के ग्वालियर अंचल में भी महसूस किए गए थे। और अब ये जो भूकंप आया है 4.0 रिएक्टर स्केल पर जिसका मापन किया गया है उसका केंद्र भी ग्वालियर है। तो कहीं ना कहीं चिंता की बात जरूर है, क्योंकि अब जो प्रकृति का नेचर बदल रहा है उसमें भूकंप का जो केंद्र है वो ग्वालियर होना, ये भी चिंता की बात है कहीं ना कहीं। हालांकि झटकों का जो लेवल है वो 4.0 है, लेकिन चिंता की बात जरूर है कि आज हालात ये है तो आने वाले समय में प्रकृति में परिवर्तन अगर जारी रहा तो निश्चित तौर पर हालात में और परिवर्तन होगा आने वाले सालों में। जी जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुशील आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब सीधे आपको लिए चलते हैं वर्ल्ड टीबी समिट में। लेप्रेसी हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के लिए बुलाया गया। गांधी जी ने तब लोगों से कहा कि मैं उद्घाटन के लिए नहीं आऊंगा। गांधी जी की अपनी एक विशेषता थी, बोले मैं उद्घाटन के लिए नहीं आऊंगा। बोले मुझे तो खुशी तब होगी जब आप उस लेप्रेसी हॉस्पिटल को ताला लगाने के लिए मुझे बुलाएंगे, तब मुझे आनंद होगा। यानी वो लेप्रेसी को समाप्त करके उस अस्पताल को ही बंद करना चाहते थे। गांधी जी के निधन के बाद भी वो अस्पताल दशकों तक ऐसे ही चलता रहा। साल 2001 में
जब गुजरात के लोगों ने मुझे सेवा का अवसर दिया तो मेरे मन में था कि गांधी जी का एक काम रह गया है, ताला लगाने का। चलिए मैं कुछ कोशिश करूं। तो लेप्रेसी के खिलाफ अभियान को नई गति दी गई और नतीजा क्या हुआ? गुजरात में लेप्रेसी का रेट 23% से घट करके 1% से भी कम हो गया। साल 2007 में मेरे मुख्यमंत्री रहते वो लेप्रेसी हॉस्पिटल को ताला लगा, हॉस्पिटल बंद हुआ, गांधी जी का सपना पूरा किया। इसमें बहुत से सामाजिक संगठनों ने, जन भागीदारी ने बड़ी भूमिका निभाई और इसलिए ही मैं टीबी के खिलाफ भारत की सफलता को लेकर बहुत आश्वस्त हूं। आज का नया भारत अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जाना जाता है। भारत ने ओपन डेफिकेशन फ्री होने का संकल्प लिया और उसे प्राप्त करके दिखाया। भारत ने सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी का लक्ष्य भी समय से पहले हासिल करके दिखा दिया। भारत ने पेट्रोल में तय % की इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य भी तय समय से पहले प्राप्त करके दिखाया। जन भागीदारी की यह ताकत पूरी दुनिया का विश्वास बढ़ा रही है। टीबी के खिलाफ भी भारत की लड़ाई जिस सफलता से आगे बढ़ रही है, उसके पीछे भी जन भागीदारी की ही ताकत है। हां, मेरा आपसे एक आग्रह भी है। टीबी के मरीजों में अक्सर जागरूकता की कमी दिखती है। कुछ न कुछ पुरानी सामाजिक सोच के कारण उनमें ये बीमारी छिपाने की कोशिश दिखती है। इसलिए हमें इन मरीजों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने पर भी उतना ही ध्यान देना होगा। साथियों, बीते वर्षों में काशी में स्वास्थ्य सेवाओं के तेजी से विस्तार से भी टीबी समेत विभिन्न बीमारियों के मरीजों को बहुत मदद मिली है। आज यहां नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की वाराणसी ब्रांच का भी। इधर मौसम के बदलने के साथ एक बार फिर मध्य प्रदेश में कोरोना ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। पिछले 24 घंटे में 365 सैंपल की पड़ताल की गई और 15 संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। संक्रमण की दर बढ़कर 4% पहुंच गई है। क्या है कोरोना की स्थिति, देखिए। कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। देश के साथ ही मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मरीजों के आंकड़े लोगों को डरा रहे हैं। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश भर में एक ही दिन में कोरोना के 15 मरीज मिले हैं। इनमें भोपाल में 8, इंदौर में 4, अलीराजपुर में 2 और जबलपुर में 1 कोरोना के मरीज सामने आए हैं। इन सभी की रिपोर्ट जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दी गई है और इसके बाद ही पता चल सकेगा कि आखिर कौन सा वेरिएंट इन मरीजों में मिला है। लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट 4% पर पहुंच गई है। बीते दिनों तक अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में कोविड के मरीज 0 पर थे, पॉजिटिविटी रेट भी 0 पर थी। लेकिन जिस तरीके से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं वो आंकड़े जरूर डरा रहे हैं और ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से जागरूक रहने की अपील कही है कि लोग एक बार फिर से मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सैनिटाइज जरूर हाथों को करते रहें। और लोगों को इस वक्त सावधानियां रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन पैनिक होने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। इधर ग्वालियर में कारोबारी पारस जैन के ठिकानों पर आईटी ने 4 दिन तक लगातार छापे की कार्रवाई की। इस दौरान कारोबारी के गूगल ड्राइव से तकरीबन 100 करोड़ के लेनदेन की जानकारी मिली। 15 करोड़ के सोने का भी कोई हिसाब इनके तरफ से नहीं दिया जा सका। आईटी की छापे में कारोबारी के ठिकानों से क्या कुछ कितना मिला, हमने इसकी पड़ताल की।
ग्वालियर में प्रॉपर्टी डीलर कारोबारी पारा जैन के ठिकानों पर आईटी ने 4 दिन तक छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान आईटी के हाथ कई महत्वपूर्ण जानकारियां लगी है। आईटी ने यहां से जो इनके ई गैजेट्स थे उनकी फोरेंसिक जांच के बाद गूगल ड्राइव में करीब 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा के हवाला कारोबार की जानकारी हासिल की है। इसके अलावा 15 करोड़ रुपए के लगभग का जो सोना मिला है उसके भी बिल या लेन देन के कोई दस्तावेज पारा जैन या उनके सहयोगियों के पास नहीं मिले हैं। इसके साथ ही 6 करोड़ के जो हीरे हैं वो भी बेनाम थे एक तरह से। इसके अलावा 4 करोड़ की जो नकदी थी उसका भी हिसाब नहीं मिल पाया है। तो आयकर की टीम ने करीब 4 दिन तक यहाँ जो रेड की है उसके बाद कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ आईटी के हाथ लगी है। एक डायरी भी हाथ लगी है जिसमें कई रसूखदारों के नाम है। तो आईटी ने अपनी पूरी रिपोर्ट तैयार कर ली है जो मुख्यालय को सौंपी जाएगी और उसके बाद इसमें महत्वपूर्ण कार्रवाई होगी कि आखिरकार ये हवाला कारोबार से जुड़ा, इनकम टैक्स के चोरी से जुड़ा कितना बड़ा मामला है। आने वाले कुछ दिनों में आईटी अगला एक्शन इस मामले में करेगी। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। इधर शिवराज सरकार का रोजगार पर जोर है। पूरे प्रदेश में रोजगार दिवस का आयोजन होना है। 2,03,176 युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा। मुद्रा योजना, उद्यम क्रांति योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना, स्वनिधि योजना, इसके तहत युवाओं को रोजगार के मौके दिए जाएंगे। इसके अलावा शहरी आजीविका मिशन के तहत ऋण दिया जाएगा। सीएम शिवराज नीमच में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रदेश में विधानसभा चुनावों से पहले शिवराज सरकार का महिलाओं के साथ ही साथ युवाओं पर भी फोकस है। मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम के तहत नीमच में सीएम शिवराज सिंह चौहान आज युवाओं से रूबरू होंगे। युवाओं से सीएम शिवराज सिंह चौहान का संवाद भी होगा। तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए लोन वितरित करेंगे, जिसमें 2 लाख से ज्यादा युवाओं को 2,779 करोड़ रुपए के लोन प्रमाण पत्र सीएम शिवराज सिंह चौहान युवाओं को देंगे। मध्य प्रदेश में युवा सशक्त हों, आत्मनिर्भर हों, इसी के तहत विभिन्न योजनाओं के जरिए युवाओं को जो लोन है वो दिया जा रहा है, जिसमें युवा न सिर्फ आत्मनिर्भर होंगे बल्कि साथ ही साथ कई और युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। और इसी के तहत लगातार युवाओं पर फोकस भी किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में चुनाव है, ऐसे में युवाओं पर फोकस सरकार का सबसे ज्यादा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो युवा वोटर की संख्या सबसे ज्यादा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने युवा नीति लॉन्च की और साथ ही साथ युवाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं भी की। इसी कड़ी के तहत सीएम शिवराज सिंह चौहान आज युवाओं से संवाद करेंगे, उनको स्वरोजगार के लिए लोन प्रमाण पत्र भी वितरित करेंगे और साथ ही साथ हितग्राहियों के साथ भी वर्चुअली संवाद करेंगे। और सीआरपीएफ के 84वें स्थापना दिवस के मौके पर बस्तर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचेंगे। 2 दिवसीय उनका यह दौरा है। सीआरपीएफ के आला अधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे, नक्सल से लेकर विकास तक के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने 2 दिवसीय प्रवास पर बस्तर आ रहे हैं। आज शाम वो 4 बजे जैसे ही जगदलपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, वहां भाजपा नेता उनका स्वागत करेंगे। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना करेंगे और भाजपा नेताओं से मुलाकात करने के बाद वो सीधे करणपुर सीआरपीएफ कैंप जाएंगे, जहां वो कल 25 मार्च को होने वाले सीआरपीएफ के स्थापना दिवस कार्यक्रम पर शिरकत करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री के आने को लेकर यहाँ पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 2000 से अधिक जवान तैनात हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से हर आने जाने वाले वाहनों की तलाशी ली जा रही है। प्रदेश के दूसरे जिले से भी यहाँ पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गई है, जिनके कंधे पर यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी है। ये पहली बार है जब कोई केंद्रीय गृह मंत्री अपने 2 दिवसीय प्रवास पर बस्तर आ रहे हैं और बस्तर में रुकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री के आने की खबर और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एयरपोर्ट से लेकर करणपुर कैंप तक के स्थान को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। न्यूज़ 18 के लिए जगदलपुर से विवेक श्रीवास्तव। और अब सिवनी से मिल रही है बड़ी खबर। राइस मिल की दीवार गिरने से 2 लोगों की जान चली गई। धान की दराई के दौरान ये दीवार अचानक गिर गई। 2 मजदूरों के शव मलबे से निकाले गए हैं। बंडोल थाना इलाका लगता है। अलोनिया नारायणगंज में यह पूरा हादसा हुआ है। सिवनी से बड़ी खबर। राइस मिल की दीवार गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। धान की दराई चल रही थी, उसी दौरान ये दीवार भर भरा कर गिर पड़ी। दोनों मजदूरों के शव निकाले गए हैं। सहयोगी अजहर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजहर, पूरी जानकारी विस्तार से।
देर पहले ये पूरा हादसा हुआ है। दर्दनाक हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई है। पुलिस से जो प्रारंभिक जानकारी मिली है उसमें यही सामने आया कि मिल में करीब 50 से अधिक मजदूर काम करते थे और रोजाना की तरह मजदूर इस मिल में काम करने के लिए गए थे। तभी मिल चालू होने के बाद एक दीवार जो मिल के अंदर थी अचानक वो भरभरा के गिर गई। इसी दीवार जैसे आसपास मजदूर जो काम कर रहे थे उसमें 2 मजदूर दीवार के साथ दब गए। हालांकि जेसीबी की मदद से दोनों ही मजदूरों के शव निकाल लिए गए हैं। पुलिस द्वारा इस पूरे घटनाक्रम की जांच विस्तार से की जा रही है। जी, और कुछ ये वजह साफ हो पाई है अजहर कि कैसे अचानक से इस तरह से ये हादसा हो गया? और मजदूरों को तो बड़े सेफ्टी नॉर्म्स के तहत काम करवाना है, नियम यही कहते हैं। जी ललित जी, बिल्कुल। इस घटनाक्रम की कभी पुलिस भी मौके पर ही मौजूद है और हालांकि अभी काफी गहमा गहमी का माहौल है। जो पुलिस अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हैं और पूछताछ करने का प्रयास किया जा रहा है। घटना के पीछे क्या कारण रहा है ये अभी तक वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही जैसी कहीं ना कहीं बात हो सकती है। पुलिस द्वारा इस पूरे अगर कोई भी लापरवाही सामने आती है तो जांच के बाद कार्रवाई की बात कही जा रही है। जी जी, चलिए, बहुत बहुत अजहर हमारे सहयोगी जिस तरीके से जानकारी दे रहे हैं, तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, उसका इंतजार हम दरअसल कर रहे हैं। राइस मिल की दीवार गिर गई, धान की दराई के दौरान मिल की यह दीवार गिरी है। सिवनी के अलोनिया नारायणगंज में पूरा हादसा हुआ है। अजहर हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राइस मिल में धान की दराई चल रही थी और उसी दौरान ये दीवार गिर गई। इस राइस मिलर के बारे में क्या कुछ अब तक जानकारी अजहर लग पाई है? जी ललित जी, बिल्कुल। ये पूरे घटनाक्रम में पुलिस से जानकारी ली गई क्योंकि कहीं ना कहीं जो यहाँ जो राइस मिल अभी हाल ही में शुरू हुई है, जो इसके मालिक कहीं ना कहीं बाहर रहते हैं वो अभी तक पहुंचे नहीं है। और जहां तक सुरक्षा के मानकों का जहां तक अगर सवाल किया जाए, कहीं ना कहीं जो मजदूर हैं उनकी सुरक्षा कहीं ना कहीं यहाँ पर लापरवाही बरती गई, जिसके कारण ये हादसा हुआ। हालांकि जो राइस मिल है अभी हाल ही में बनी है, निर्माणाधीन है, तो कहीं ना कहीं कुछ चूक हुई होगी जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। लेकिन पुलिस जो है इस सभी बिंदुओं पर जांच के बाद कार्रवाई की जाने की बात कह रही है। हाँ, लेकिन स्थिति यह बन गई कि जेसीबी के जरिए अजहर रेस्क्यू चलाना पड़ा, तो इतने बड़े पैमाने पर अगर काम हो रहा था तो ये तो गंभीर चूक है, गैर इरादतन हत्या का ये मामला है। बिल्कुल, आपका कहना सही है। कहीं ना कहीं इस जो अभी हाल ही में ये मिल बन के तैयार हुई, जो ब्लॉक्स काफी हैवी तरीके से कहीं ना कहीं निर्माण में लगाए गए हैं और जो मशीन जो इसमें फिट की गई है, जो प्रारंभिक जांच के चलते जो पुलिस अधिकारियों से जो बात हुई, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं कोई लापरवाही जरूर ना कहीं इसमें बनने के दौरान बरती गई है, क्योंकि हाल ही में बनी हुई अगर स्ट्रक्चर टूटता है तो कहीं ना कहीं इसमें चूक बरती गई होगी, जिसके कारण ये हादसा हुआ है। और पुलिस का कहना है कि अगर कोई ना कोई अगर इस पर लापरवाही पाई जाती है, चाहे मिल मालिक हो या संचालक जो भी हो, उनके पे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पुलिस अधिकारी जांच के बाद पूरी कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। हाँ, मतलब ये तय है अजहर की जब जांच पूरी होगी और अगर मिल मालिक की लापरवाही पाई जाती है तो धाराएं बदली जाएंगी, फिर यह गंभीर अपराध की श्रेणी में भी आएगा। पुलिस वाले खुद इसमें नजर आ रहे हैं शव को बाहर निकालते हुए। जी ललित जी, बिल्कुल। इसमें मौके पर अभी जानकारी ये लगी है कि जो एसपी रामजी श्रीवास्तव है वो भी मौके पर पहुंचेंगे और वो पूरे जो व्यवस्थाओं का खासकर निरीक्षण करेंगे। लापरवाही जो पाई जाएगी, जो वहां पर जो टीम जाएगी जिसने रेस्क्यू किया, जो वन वरिष्ठ अधिकारी जाएंगे, वो मौके का घटनास्थल का निरीक्षण करेंगे और उनके अनुसार अगर कोई लापरवाही पाई जाती है, जैसे कि साफ तौर पर नजर आ जी जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अजहर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। खबर राजनांदगांव से है। अस्पताल के टॉयलेट में एक युवक की लाश मिली है। टॉयलेट में फांसी पर लटकी युवक की लाश मिली है। देर रात इसे इलाज के लिए भर्ती करवाया गया था। अब बड़ा सवाल यह है कि यह हत्या है, आत्महत्या या कोई और इसका एंगल हो सकता है। पुलिस इस पड़ताल में जुटी हुई है। डोंगरगढ़ के सरकारी अस्पताल का यह मामला है। पश्चिम बंगाल का ये मृतक रहने वाला था और पुलिस अब इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। राजनांदगांव का ये पूरा मामला, अस्पताल के टॉयलेट में एक युवक की लाश मिली है। कल इसे भर्ती करवाया गया था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।